सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर हम लोग महाराणा प्रताप के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने वीडियो देखा था उसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हो रहे हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन था, तो उसको अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। ये जो युद्ध है 21 जून, जैसा कल हम बात कर रहे थे, किसी किताबों के अंदर 18 जून भी मेंशन है, बट ज़्यादातर विद्वान हैं वो 21 जून पर सहमत है। 21 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल के साथ ही दोनों पक्षों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है और इसे इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नल टोड है वो इसी हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोली के नाम से पुकारते हैं। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक के अंदर इसको खमनोर का युद्ध कहा है। वहीं अकबर के समय के एक और इतिहासकार बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। कुल मिलाकर इसको खमनोर का युद्ध, बदायूनी का युद्ध भी कहा जाता है इन विद्वानों के द्वारा, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस नाम है वो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाहर की घाटी से लेकर खमनोर गांव के मध्यवर्ती क्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध का जो आरंभ है वो महाराणा प्रताप के रावल पक्ष का नेतृत्व करने वाले हाकिम खान सूर ने किया और वह युद्ध में अपनी अपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध भूमि में काम आ गए। मतलब ये युद्ध शुरू हुआ है, उसके अंदर हाकिम खान सूर ने बड़े शौर्य का प्रदर्शन किया और अपने रावल पक्ष को मजबूत बनाते बनाते आगे बढ़ते बढ़ते वो इस युद्ध में खेत रहे। इस युद्ध में मुग़ल सेना का अग्रिम भाग है, उसका जो हरावल पक्ष है उसके कारण बुरी तरह से परास्त हुआ। कुछ समय बाद मुग़ल सेना के दाएं व बाएं भाग की भी ये हालत हो गई। यानी युद्ध शुरू होते ही कुछ एक घंटों तक प्रताप का पलड़ा बड़ा भारी था। मुग़ल सेना का हरावल पक्ष ध्वस्त हो चुका था और उसके बाद जो वाम पक्ष था और जो दायां पक्ष था उन पक्षों की हालत भी गंभीर हो चुकी थी और मुग़ल सेना में बड़ा हड़कंप मच गया, बड़ी खलबली मच गई योद्धाओं की, राजपूत योद्धाओं के शौर्यों को देख करके, और ऐसा लग रहा था कि मुग़ल सेना के पांव उखड़ने ही वाले हैं। ठीक उसी समय मुग़ल सेना के बाएं भाग के नेता मेहतर खां ने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर सौम्य युद्ध भूमि में एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। इससे भागती हुई जो मुग़ल सेना है उसके पांव थम गए, उन सैनिकों में नया जोश और उत्साह आया और वो लौट कर के वापस राजपूत सेना पर टूट पड़े। इसी बीच मान सिंह से लड़ते समय मान सिंह और राणा प्रताप के समय भी लड़ाई हुई। मान सिंह हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार थे। तो उन्होंने घोड़े से एक ज़बरदस्त भाला है वो मान सिंह को मारा, जिसने ओहदे में बचकर अपने आप को सुरक्षित किया। लेकिन इसी कड़ी में चेतक का जो पाँव है वो एक घायल हो गया, क्योंकि कहते हैं कि चेतक ने हाथी के सिर पर अपने आगे वाले दोनों पाँव रख दिए थे और जब वो पाँव नीचे उतारने लगा तो हाथी के बगल में लटकाई हुई तलवार से उसका जो पाँव है वो घायल हो गया। कुल मिलाकर के चेतक घायल हो गया। जब महाराणा प्रताप इस स्थिति में हो गए कि उनका घोड़ा घायल हो गया, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर मुग़लों के सुरक्षित दल ने राणा पर बड़ा तगड़ा प्रहार कर दिया। स्वामी भक्त सेवकों ने चेतक की बाग पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया। तो जब राणा सेना के बीच में नहीं रहे तो दूरदर्शिता का परिचय देते हुए झालाबीदा ने राणा के राज चिन्ह को धारण किया। वह जो राजपूत भाग रहे थे उनको एक तरह से स्थायित्व मिला कि वास्तव में राणा अभी युद्ध के मैदान में ही है। उन्होंने झालाबीदा को राणा समझा, परंतु राजपूत सैनिकों की भगदड़ बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाई और हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में फिर अंततः राणा प्रताप की पराजय होती है और मुग़ल सेना को विजय प्राप्त होती है। अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में बच निकलने के बाद राणा प्रताप को उसके भाई शक्ति सिंह से भेंट हुई। ये कहानी भी है जिसमें कहते हैं कि जब चेतक से घायल होकर राणा प्रताप अपने घोड़ों को लेकर जा रहे थे तो दो मुग़ल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। उनको देख कर के शक्ति सिंह जो उनका भाई था वो उनके पीछे आया
और दोनों मुग़ल सैनिकों को मार भगाया। वह दोनों भाइयों के बीच में जो गिले शिकवे थे वो दूर हुए। दोनों भाई आपस में मिले और कहते हैं कि शक्ति सिंह ने अपने घोड़ा भी राणा प्रताप को दे दिया और इसी समय चेतक ने अंतिम सांस ली और वहीं पर उसकी बाद में समाधि बनाई गई। ऐसा अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे डॉक्टर ओझा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह है, वे इस तरह की कहानी को निर्मूल मानते हैं, यानी इनका कोई आधार नहीं है इतिहास में। खैर, युद्ध का परिणाम हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, यानी इसमें अकबर की सेना का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि प्रताप के पास सेना बहुत बड़ी संख्या में नहीं थी, कुछ और भी कमियां रही होगी। तो हम देखते हैं कि प्रताप की पराजय के कारण क्या थे। तो प्रताप तथा उसके सैनिकों में साहस तथा वीरता की कमी नहीं थी। ये बहुत बड़े बहादुर और साहसी थे और बड़ी बहादुरता के साथ लड़े भी, लेकिन उन सबके बावजूद उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो क्यों? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि प्रताप द्वारा परंपरागत युद्ध शैली को अपनाया गया। वह सेना सहित समय युद्ध में कूद पड़ा और सीधे ही मुगल सेना का मुकाबला करने लगे। इसके बजाय यदि वह अपनी सेना को घाटी और दर्रों में बिखेर कर शत्रु सेना के आगमन की प्रतीक्षा करते तो शायद वह शत्रु सेना को तंग घाटी में ढेर कर सकते थे। यानी जो खुला मैदान था उसमें लड़ने के लिए मुगल सेना बहुत अभ्यस्त थी, लेकिन जो तंग दर्रे और घाटियाँ हैं उनमें लड़ने का उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। अगर कहते हैं कि प्रताप उन तंग दर्रों और घाटियों में अगर मुगल सेना का सामना करता तो निश्चित रूप से परिणाम में बदलाव होने की संभावना रहती। खैर, जो भी हो, इस खुले मैदान में मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा। आगे हम बात करें दूसरी, तो प्रतिकूल परिस्थिति में सेनापति के लिए धैर्य और श्रम की आवश्यकता तथा कुशलतापूर्वक सैन्य संचालन की योग्यता होनी चाहिए, और शायद राणा प्रताप इस स्तर को नहीं पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि उनमें धैर्य नहीं था या संयम नहीं था, लेकिन जब खुद युद्ध के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर चारों तरफ सेना की व्यूह रचना के बारे में ध्यान नहीं जा पाता है, जिसके कारण सैन्य संगठन कमज़ोर पड़ जाता है, और शायद यही राणा प्रताप ने एक बड़ी गलती कर दी थी। आगे हम बात करें तो प्रताप द्वारा शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने की कोई सुनियोजित योजना नहीं बनाई गई थी। उन्होंने एक तरह से परंपरागत जो राजपूती युद्ध प्रणाली थी उसी को आगे ला करके युद्ध करने का निश्चय किया था। युद्ध के दौरान प्रताप की सेना के विभिन्न अंगों के मध्य आपसी समन्वय भी कमज़ोर था, यानी जो विभिन्न अंग थे, चाहे वो हरावल था, चंद्रावल था, या बायां पक्ष था, दायां पक्ष था, सेंटर भाग था, इनके मध्य जो एक समन्वय होना चाहिए था वो समन्वय का अभाव भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना और निर्णायक दौर के लिए सुरक्षित दस्ता न रखना, यानी जब एक सुरक्षित दस्ता रखा जाता है और जिस भी क्षेत्र, चाहे वो वाम पक्ष हो, दायां पक्ष हो या हरावल हो, जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर सेना कमज़ोर पड़ रही है तो उस नए दस्ते को भेज करके सेना में उत्साह पैदा किया जा सकता है। और इससे पहले कि कई युद्धों में हमने देखा है, चाहे वो सल्तनत काल के युद्ध रहे हो या मुग़ल काल के भी कई युद्ध रहे हो, उनमें शासकों के द्वारा अपनी नई सेना को भेज करके हतोत्साहित हुई सेना को नया जोश इस सुरक्षित दस्ते के माध्यम से प्रदान किया जाता है। लेकिन प्रताप ने इस तरह की कोई व्यूह रचना नहीं बनाई कि एक सुरक्षित दस्ता रखा जाए, ताकि कोई दस्ता अगर कमज़ोर पड़ता है या कोई भाग अगर कमज़ोर पड़ता है तो वहाँ पर इस दस्ते को पहुँचा करके उन सैनिकों में जोश बनाया जा सके। लेकिन इस तरह का कोई प्रताप के द्वारा कार्य नहीं किया गया। आगे हम बात करें तो हाथियों को बेकार में इस उबड़ खाबड़ युद्ध में झोंकना पड़ा। इन हाथियों से दुश्मन सेना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलबत्ता जब ये हाथी किन्हीं कारणों से वापस मुड़कर भागते थे तो अपनी ही सेना के लिए नुकसानदायक होते थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ा कारण ये है कि मुग़ल सेनाएं वो संख्या बल में अधिक थी। संख्या बल के साथ साथ उन्हें बादशाह की सेना के पास जो अस्त्र और शस्त्र थे वो भी बहुत उम्दा थे और प्रताप की सेना से कहीं बेहतर थे, जबकि प्रताप के पास तो संख्या बल ही बहुत कम था। इस थोड़े से सैनिकों के माध्यम से अकबर जैसे बादशाह की विशाल सेना का मुकाबला करना आसान नहीं था।
ऐसे बादशाह जिसके पास भरपूर सैन्य संगठन था, उसका मुकाबला बड़ी वीरता और साहस के साथ किया गया। लेकिन विजय के लिए जिन संसाधनों और संख्या बल का होना आवश्यक था, वो प्रताप के पास उपस्थित नहीं था या प्रताप के पास नहीं था। इस कारण से हम ये कहें कि चूँकि मान सिंह के पास सैन्य बल भी अच्छे थे, अस्त्र शस्त्र और संसाधन भी अच्छे थे, तो इन प्रताप के पास इन मामलों में कमी थी। थोड़े से संसाधनों, थोड़े से सैनिकों के साथ मान सिंह की सेना को जो मुकाबला किया और जिस धैर्य के साथ और जिस साहस के साथ मुकाबला किया, वो वाकई में काबिल तारीफ था। हालांकि हार जीत के बारे में भी विद्वानों की अपनी अलग अलग राय हैं, जिन पे यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसमें भी बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि वास्तव में प्रताप की पराजय हुई नहीं थी। पराजय का मतलब था कि या तो उस पूरे मेवाड़ के ऊपर, उदयपुर सहित हर क्षेत्र के ऊपर अकबर की अधीनता होती, वो नहीं हुई, या प्रताप को बंदी बनाया जाता या युद्ध में मारा जाता, तो वो सारी चीज़ें ही नहीं हुई। तो इसलिए बहुत सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये एक तरह से अनिर्णित युद्ध था। लेकिन खैर हम इस विवाद में नहीं जाएंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रताप का जो पलड़ा कमज़ोर रहा, उसके पीछे ये कारण थे। तो आज के वीडियो में हमने हल्दी घाटी के युद्ध की घटनाएं, क्या क्या हल्दी घाटी का युद्ध में हुआ और उसमें प्रताप का जो पलड़ा कमज़ोर रहा, उस कमज़ोरी के कारण क्या थे, इससे संबंधित ये वीडियो देखा है। आप इस वीडियो को पढ़ें, देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।